नमस्कार। डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर, बढ़ता कहर। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि जब से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई है, हम मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित ख्यातनाम चिकित्सकों से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो आपको कोरोना की हर संभव जानकारियां दे रहे हैं ताकि आप में जागरूकता का संचार हो सके। हमने आपसे पहले डॉक्टर सलील भार्गव को आपसे रूबरू कराया था, डॉक्टर योगेश शाह से आपकी बात कराई थी, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर के मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर वीपी पांडे साहब। डॉक्टर पांडे बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, एड्स रोग के विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से एड्स रोग की रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज इंदौर में महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिसिन के। और जिन लोगों ने कोरोना जब इंदौर में शुरू हुआ मार्च में, तब से लेकर आज तक जिन लोगों ने हजारों मरीजों का इलाज किया है, उसमें डॉक्टर वीपी पांडे भी शामिल हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर पांडे, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कल जो बीत गया उस दिन एड्स सुरक्षा दिवस भी था, और अहमदाबाद के कुछ डॉक्टर्स ने, जोधपुर के कुछ डॉक्टर्स ने कोरोना को रोकने में शुरुआती दौर में एड्स की कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया था। क्या जैसे आज तक एड्स खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी दवाइयां आ गई, बहुत सारा हो गया, लेकिन एड्स रोका नहीं जा सका, क्या हम ये मान लें कि कोरोना की दवाइयां आ जाएंगी, वैक्सीन आ जाएगा, पर ये कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, इसे रोका नहीं जा सकेगा? प्रदीप जी, अगर हम कोरोना को HIV से भी तुलना करना चाहते हैं तो उसमें सबसे स्पष्ट चीज़ तो ये कि दोनों ही वायरस हैं, और दोनों ही वायरस के जो मुख्य ग्रुप होते हैं DNA और RNA, दोनों ही RNA के ग्रुप के वायरस हैं। इसीलिए जब इस नए कोरोना वायरस, और ये कोरोना वायरस भी सदियों पुराना है, नए परिवर्तन के साथ में जब इसने समाज को इतनी तेज़ी से प्रभावित करना शुरू किया, तो ये माना गया कि RNA वायरस जो HIV की दवाइयां हैं उनसे भी इसमें काफ़ी कुछ असर होगा। इसलिए HIV की सारी दवाइयां तो नहीं, उसकी मुख्य रूप से 2 दवाइयां, लोपिनाविर और रिटोनाविर, इन मरीजों में कोशिश की गई कि इसमें देखें कि इसका क्या असर होता है। शुरुआत में दरअसल ये दवाइयां लगभग सभी मरीजों को दी गई, और जब धीमे धीमे संख्या उन मरीजों की बढ़ती गई, ऐसा पाया गया कि बाकी दवाइयों की उपलब्धता भी बढ़ रही है, और इन दवाइयों की तुलना जब बाकी दवाइयों से की गई तो ऐसा पाया गया कि HIV में असर करने वाली दवाइयाँ कोरोना में असर नहीं कर रही हैं। तो बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की जो FDA एजेंसी है, उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ अब इसमें इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल अभी बंद हो चुका है। अब उनके लिए कुछ ही दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल में आ रही हैं। जहाँ तक इस सवाल की बात है कि क्या इसकी कोई भी दवा बन पाएगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कोरोना वायरसेस की एक आधारभूत लक्षण यह रहता है कि वे समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं, और रूप बदलने का यह समय रहता है 6 महीने से 9 महीने के बीच में। इसीलिए कोरोना वायरसेस के लिए जो वैक्सीन हमेशा से उपलब्ध है, वह भी अमेरिका और विकसित देशों में साल में एक बार लोगों को लगाई ही जाती है। तो मेरा सोचना है कि साइंटिफिकली यह वायरस भी अपना रूप बदलता रहेगा, और शायद इसके लिए हमको एक पूर्णतः कंट्रोल करने वाली दवा या वैक्सीन बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगी। मतलब ये बना रहेगा। अब इसका अगर ये बना रहेगा तो जाहिर है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो जाहिर है कि हमको कुछ सावधानियां रखना पड़ेंगी, जिनका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। पर जो एक इसके साइड इफेक्ट्स जो होने लगे, जिनको हो रहा है वो तो इलाज हो ही रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग मरीजों में अलग अलग किस्म के हो रहे हैं। ये क्या क्या हो रहे हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है? इतना विशिष्ट वायरस है यह कि हम लोग देख रहे हैं कि 70% जो मरीज हैं, 70%, 100 में से 70 को तो कोई लक्षण ही नहीं हो रहे, वे बिना किसी लक्षणों के ही ठीक हो रहे हैं। 30% लोगों में जो लक्षण अगर हो भी रहे हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण कारक यह हो रहा है कि उनकी उम्र कितनी है, और उम्र के साथ में क्या उनके शरीर में पहले से रह रही कोई और बीमारियां भी हैं। जैसे छोटे उम्र के बच्चे हंसते खेलते, बिना छींके हुए, बिना बुखार तक के पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे मरीज की उम्र बढ़ रही है, और अगर उसको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या उसको पहले से किडनी की कोई बीमारी है, नया कैंसर रहा है और उसका इलाज हो चुका है, नया कारक पता पड़ा है, ओबेसिटी या वजन का ज्यादा होना, भी एक मरीज के ठीक होने में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है।
यही कारण है कि अधिकतर मरीज जो बहुत सीरियस हो रहे हैं वे बढ़ी हुई उम्र के हैं, उनमें या तो डायबिटीज है या इनमें से जो हमने अभी बीमारियां गिनी वो हो सकती हैं। और साथ में यह भी देखा जा रहा है कि वे व्यक्ति अगर ओबीस हैं, बढ़े हुए वजन के साथ में, क्योंकि मुख्य रूप से शुरुआत में ही ये सांस की बीमारी मानी गई थी। सांस की बीमारी है तो अगर हमको सांस लेने के लिए फिटनेस है तो हमारे शरीर का वजन भी कम है। अगर बहुत भारी छाती है, बहुत भारी पेट के आसपास चर्बी है, तो सांस के लिए लंग्स को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे लोग जल्दी ही रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं और उन लोगों की गंभीरता बढ़ती चली जाती है, जिनमें से कईयों को हमको बचाना मुश्किल भी हो जाता है। बहुत विविध रूप है। कई लोग बीमारी शुरुआत होने के बाद भी उन्हीं दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, जिनका असर कई लोगों में पूरी तरह से नहीं देखने में आता है। अभी भी इसमें पूरी तरह से रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक अपनी तरफ से एक एक दवा की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी दवा इसमें असर करती है, और नई से नई दवाइयां इसके बारे में इजाद की जा रही हैं। और सर, जिस साइड इफेक्ट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोगों के लिए अलग अलग, कुछ लोग ठीक होने के बाद ये कहते हैं कि उन्हें नींद कम आने लगी है, कुछ लोग कहते हैं कि याददाश्त पर फर्क पड़ा है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं, उनके नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पांव बहुत दुखते हैं और खासकर घुटने से नीचे की पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है एक तरह का डर बैठ गया है और साइकोलॉजिकल परेशानियां अनुभव हो रही हैं, ऐसा लगता है कि फिर से हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, और मन से ये डर नहीं निकल रहा है। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, आप इसमें क्या सलाह देना चाहिए? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। जैसा हम लोग HIV के समय में देख चुके हैं कि हम उसको एक तरह से ट्विन एपिडेमिक बोलते थे। ट्विन एपिडेमिक मतलब एक तो बीमारी, एपिडेमिक ऑफ डिजीज, और दूसरा बीमारी का डर, एपिडेमिक ऑफ फियर। ये दोनों ही लगभग 30-35 साल के बाद अब हम डॉक्टरों को देखने को मिल रही हैं, जो कि कोरोना के समय में आ रहा है। जो व्यक्ति इसको फेस कर चुके हैं, अगर वे गंभीर रहे हैं और अगर वो गंभीर रह करके अस्पतालों में भर्ती रहे हैं, जहां पर उन्होंने उस अकेलेपन को महसूस किया है, यह बहुत ही अनूठी बीमारी है। पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट नहीं रहता है, पेशेंट अकेला है, और अगर वो धीमे धीमे गंभीरता की तरफ जाता है और है वह पूरा चेतन, तो वो घबराता है। ये घबराहट और डर जब 10-15 दिन तक उसके अंदर बैठ जाता है और जब वो मरीज ठीक होकर के आता है, तो हम लोग इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारे मानसिक रोग या मानसिक लक्षण लोगों में शुरुआत हो गए। और आपने लगभग सारे लक्षण अभी बता ही दिए। नींद ना आना, घबराना, यहाँ वहाँ दर्द होते रहना, आत्मविश्वास की कमी, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि अब उसको कोई भी नया लक्षण होता है तो उसको लगता है ये कोरोना का ही कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो ये जो डर है, इसके लिए हम लोग बहुत सारे मानसिक रोगी ही देख रहे हैं, जो उनमें सिर्फ जो रोग उनमें डर के कारण से उत्पन्न हो गए। लोगों को ऐसे में हम लोग पोस्ट कोविड OPD जो हमारे हॉस्पिटल में चलती है, उसमें बुला करके पूछते हैं और उनकी सही तरीके से जांच की जाती है। जांच करने में हमको ये देखना पड़ता है कि वास्तव में कहीं कोई और लक्षण तो नहीं है। अगर सिर्फ मनोरोगी ही मरीज हो रहा है तो उसको उसका इलाज किया जाता है, जिसके बाद उन्हें ठीक भी लगता है। लोगों को नींद नहीं आती है। रात को 3-4 बजे अगर घबराहट के साथ नींद खुल जाएगी और अगर 1-2 घंटे कोई जागता रहता है तो दिन भर वैसे भी घबराता रहता है। ऐसे मरीजों को सही काउंसलिंग दे करके, उनको यह बता करके कि एक बार हुआ कोरोना, दोबारा होने की संभावना बहुत ही नगण्य या कम है, ऐसे व्यक्ति फिर अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। सर, मैं अगर अपना निजी अनुभव आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी 14 दिन तक भर्ती रहा हूं और मैंने कोरोना की भयावहता को देखा है। मैं सीरियस उसमें था स्थिति में। आज भी कई बार रात में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सांस रुक गई है और मैं चौंक कर उठ जाता हूं, और फिर मैं पूरा मुंह खोलकर लंबी लंबी सांस भर के कोशिश करता हूं कि एक बार मैं रिलैक्स कर लूं, अपने फेफड़ों को ठीक ठाक हूं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि मेरा भ्रम था, मेरी कोई सांस रुकी नहीं थी, मैं कंफर्टेबल सो रहा था, लेकिन अचानक मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक गई और मैं मुंह खोलकर सांस लेता हूँ। तो ये ऐसी स्थिति मैंने शेयर की अपने दोस्तों से, बहुत सारे, तो सबने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। और सब लोग ये कहते हैं हमको कि प्रतीक सर, कमजोरी तो बहुत ही आ जाती है, आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? तो ये क्या मनोविज्ञान है या वास्तव में कमजोरी आ जाती है? नहीं, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान भी नहीं है। वास्तव में कोरोना ने, जैसे शुरुआत में जब देखा जा रहा था, मार्च-अप्रैल में जब हमारे मरीज आने शुरू हुए, तो सभी लोग ये सोचते थे कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है और सिर्फ निमोनिया हो रहा है। कुछ ही दिनों में बहुत स्पष्ट हो गया कि निमोनिया इसका सिर्फ एक भाग है। मुख्य रूप से तो मरीज की जो डेथ हो रही है, जो सीरियस हो रहे हैं, वो सब कार्डियक फेलियर के कारण से हो रहे हैं। मतलब उनके हार्ट का पंपिंग खत्म होता जा रहा था, या पूरे शरीर में ब्लड के थक्के बढ़ने शुरू हो गए थे, रक्त के थक्के बढ़ने, रक्त गाढ़ा हो गया था, जिसको गाढ़ा हो गया था, जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। एम्बोलिज्म के कारण से उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हुई। थ्रोम्बोसिस भी कुछ हो जाता है।
थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, ये दोनों ही, जिसमें कि ब्लड का गाढ़ा होता है और खून का दौरा रुकता है। हार्ट फेलियर्स हुए लोगों के हाथ पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन की दिक्कत आई। तो ये सब जो दिक्कतें शुरू हुई, ये तो वास्तविक थी ही। जहां तक पूरी तरह से ठीक होने के बाद, रात में सांस रुक जाने के बाद नींद खुल जाना, इसमें थोड़ा सा मानसिक रूप से सोचना भी इंक्लूड हो सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। जी, आप कई बार देखेंगे कि सामान्य स्वस्थ जो लोग व्यक्ति भी बहुत कई बार खर्राटे भरते हैं, हाँ, सोते रहते हैं और धीमे धीमे उनके खर्राटे और गहरे होते जाते हैं। गहरे होकर के फिर एकदम से कुछ देर के लिए सांस उनकी रुकती है, फिर वो चौंक करके उठता है, फिर भले ही व्यक्ति खुद ही करवट लेकर के ठीक हो जाए और फिर दोबारा सो जाता है। स्लीप एपनिया सिंड्रोम के एपिसोड्स भी बहुत कॉमन होते हैं। यह उन लोगों में जिनका वजन ज्यादा है या जिनकी थोड़ी सी गले के आसपास भी चर्बी ज्यादा है, उनमें ही ज्यादा देखने में आता है। कोरोना के बाद थकान तो बिल्कुल सही रूप से देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि जो बॉडी में उनके पहले एनर्जी थी वो बहुत कम हो गई है। उसका भी कारण है, अभी स्टडीज में पता पड़ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जो हमारे बॉडी के, जिनको पावर हाउस बोलते हैं, साइंस में हम सब लोग जैसे 9-10 में पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी बच्चों को याद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ बॉडी। पावर हाउस में ही हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, जिसको हम एटीपी और एडीपी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाकर के भी डैमेज इस वायरस के द्वारा देखा जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर हाउस ही डैमेज हो गया, तो जब सप्लाई डैमेज हो गई तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर से थकान बनी रहती है, काफी ज्यादा थकान बनी रहना। जैसे कि आपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया, मेरे परिवार में भी कई लोगों को इसका असर हुआ, लकीली सभी ठीक भी हुए। लेकिन जो जैसे ओबीस हैं हमारी परिवार में, अगर कोई जिसका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ, उन सब लोगों ने थकान बने रहने की शिकायत बहुत लंबे समय तक की। इसीलिए आजकल हम लोग अपने सारे लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप 2-4 महीने में ही मान के चलिए पूरी तरह से ठीक होंगे। आपने कुछ बीच में ऐसे एक्सीडेंट्स भी सुने होंगे कि कोरोना से ठीक होने के बाद पेशेंट्स घर गए, 10-5 दिन में उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाई और कम से कम 7-8 लोगों की मेरी पहचान में भी ऐसे में डेथ हो चुकी। जो घर गए उनको हार्ट अटैक हुआ, घर गए और पूरी 3 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ गए या 20 किलोमीटर तक साइकिल चलाने चले गए, उसके बाद घर आए तो उनके हार्ट का पंपिंग फेलियर हो गया, उनकी डेथ हो गई। ये मसल्स को जब प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनमें थकान बनी रहेगी और इसके रिकवरी में सभी साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना से पूरी रिकवरी मतलब 6 से 10 हफ्ते का काम है। आप आराम से रहिए, आप आराम से मान के slow down हो आप जाए। आराम से देखिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कई बार अपन लोग जो आजकल अलग अलग संदेशों में पढ़ते हैं ना कि ये ईयर को और कुछ नहीं, ये ईयर ऑफ सर्वाइवल हो जाए, वही बहुत है। रतन टाटा साहब ने कहा था, दैट्स राइट, रतन टाटा साहब ने कहा था, और इसलिए अचीवमेंट नहीं, इसलिए हरी वरी और करी से बचिए, दैट्स राइट। जल्दबाजी मत करिए, चिंता मत करिए। अचीवमेंट्स का ना रखें, ये हम ईयर ऑफ सर्वाइवल रख लें। तो जो लोग इन्फेक्शन से ठीक भी हो रहे हो उनको आप स्पष्ट राय दीजिए, अपनी सारी एक्टिविटीज आप 6 से 8 हफ्ते के बाद ही शुरू करें ढंग से, खासतौर से वो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो। घर में बैठे बैठे काम तो सभी कर सकते हैं सर। लेकिन थकान रहना बहुत वैक्सीन आवश्यक का सर बहुत शोर सुन रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने भी तीनों जहां भारत में वैक्सीन बन रही है उन संयंत्रों का दौरा किया है। विदेशों से भी खबर आ रही है कि वैक्सीन के नतीजे आने लगे हैं, टेस्ट हो गया है, जानवरों के बाद अब मनुष्यों पर भी होने लगा है, उसके भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं और बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। सोवियत संघ में और रूस में और दूसरी जगह पे तो आ भी गई है। चीन वालों को तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो जिन्होंने पैदा करा उसके बाद वुहान बिल्कुल शांत है, वुहान में कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब उन्होंने वैक्सीन बना ली है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब सोवियत संघ गए थे तो वहाँ के तमाम बड़े नेता ना तो मास्क पहने थे और हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, तो उससे भी लगता है कि उनके यहाँ भी वैक्सीन सक्सेस हो गई है। हमारे यहाँ वैक्सीन आएगी तो उसको लेके बहुत सारे सवाल हैं कि साहब वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी, हर साल लगवाना पड़ेगा टीका या एक बार लगवा लिया 1 शॉट और जीवन भर के लिए छुट्टी हो गई, किन को लगेगी। आज एक नया सवाल हुआ कि जिनको खतरा है उन्हीं को लगाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि सबको लगाएंगे, फ्री लगाएंगे। चुनावी नेताओं ने चुनावी सवाल भी किया कि हम फ्री लगाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप उस बारे में बताएं। आप ये मान के चलिए कि वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की तो हो चुकी है और इस समय हम लोग वैक्सीन के बारे में जब बात करते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 42 वैक्सीन ऐसी हैं जो फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ चुकी हैं, 23 वैक्सीन सेकंड टू थर्ड एंड कम से कम 7 वैक्सीन का 3rd to 4th स्टेज का ट्रायल चल रहा है। ये जो स्टेजेस रहते हैं हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं, मतलब क्योंकि एक दवा जो दुनिया में हर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की जानी हो उसको जब तक कि पूरी तरह से ठोक बजा के परीक्षण नहीं हो जाएगा वो आसानी से लॉन्च नहीं की जा सकती, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए।
वैसे भी बचाव वाली दवाइयों में तो और भी ये प्रिकॉशन ली जाती है कि इसके कम से कम साइड इफेक्ट नहीं हो, नहीं तो व्यक्ति बचाने के लिए कोई टीका ले रहा है, उसके नए साइड इफेक्ट शुरू हो जाए। इसलिए इसके बहुत लार्ज स्केल पे ट्रायल चलते हैं। पहले ये प्रयोगशाला में कोशिश की जाती है, फिर छोटे जो जानवर रहते हैं उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, मेंढक, कुत्ते वगैरह, या चूहे और खरगोश जो रहते हैं, इसमें देखते हैं इम्यूनिटी कैसी आ रही। फिर एक बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व ग्रुप में, फिर बड़े समूह में, उसके बाद ही उतारी जाती है। इस समय जो 4 या 5 तरह की वैक्सीन बन रही हैं, उसमें इन वैक्सीन की जो कंपनी है अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है। जैसे कुछ प्रयास कर रही हैं कि हम वायरस की ही संक्रामकता को खत्म कर दें, असली वायरस को उठाएं और इससे ही एक वैक्सीन बनाएं। कुछ ये कोशिश करें कि वायरस का जो संरचना है, उस संरचना को पकड़ के हम बना लें, उससे वैक्सीन बनाएं। मतलब इस तरह की टैक्टिकल चीजें। वैक्सीन जो ये 3-4 जगह की आ रही हैं, जैसे चाइना की बात की हमने, चाइना का आज भी मैंने न्यूज पढ़ी कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को ही दे दिया है, और जोन को भी कल परसों लग गई है जोन को वैक्सीन। ये जो वैक्सीन हैं, ये अगर 70% भी असर करती हैं, तो 70 से 80% असर करने में हमको एक जनरल पब्लिक में रेजिस्टेंस लाना है। वैक्सीन का मतलब है कि एक शरीर में ऐसा टीका लगा देना कि अगर मेरे वायरस से मुलाकात भी हो तो मुझ में बीमारी तो ना हो। वो ऑलरेडी इम्यूनिटी करना, हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना। लेकिन ये वैक्सीन जब भी आएंगी तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि वैक्सीन के आने के बाद भी अगर वायरस नए रूप में सामने आएगा तो उसके लिए वैक्सीन फिर से आएगी। इसीलिए जैसे अपने शुरुआत में ही बोला था कि जो कॉमन फ्लू है, कॉमन कोरोना वायरस वाला फ्लू है, उसके लिए तो वैक्सीन अमेरिका वगैरह में तो हर साल वैसी ही लगती है, जिसको फ्लू जैब बोलते हैं, फ्लू का इंजेक्शन। उसी तरह से ये इंजेक्शन अगर आएगी तो इसका, ये जो वैक्सीन आएगी, इसका असर कितना रहेगा ये देखना पड़ेगा। अलग अलग कंपनीज बोल रही हैं कि हमारा 90% है, 95% सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये कि अगर जिन जिन लोगों को ये लग जाएगा उसमें 95% से ज्यादा लोगों में ये अच्छी खासी रोकथाम कर देगी। 95% लोग अगर 5% में ये असफल भी रहती है तो भी उनके संपर्क में आने के बाद ना तो वे स्वयं बीमारी डेवलप करेंगे और उनके शरीर में आने के बाद वायरस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये व्यक्ति भी जब दूसरों तक को नहीं देंगे, हाँ, ये देंगे नहीं, लेकिन ये व्यक्ति भी जब तक कि पूरा यह घोषित न हो जाए कि वायरस समाप्त हो गया है, तब तक जो सामान्य बचाव के तरीके हैं उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको मास्क भी इस्तेमाल करना चाहिए, इनको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे वैक्सीन लगी है और सर साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे? जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें कहा गया कि साहब इस वैक्सीन बन तो रही है पर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। लोगों को हार्ट डिजीज भी आएगा, लोगों को लकवा भी आएगा और कुछ लोग इसमें नपुंसक तक हो जाएंगे। क्या सही है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये वैक्सीन की जो रिसर्च हो रही है या जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट या इतने ज़्यादा गंभीर मापदंडों पे इसकी परीक्षण करेगी कि इस तरह के सारी इतने गंभीर साइड इफेक्ट तो शायद ही इसके कभी आएंगे। जैसे हम बोले कि हाँ, लेकिन इस वैक्सीन के लगने के बाद जो भी साइड इफेक्ट होता है उसकी पूरी स्टडी की जाती है। जैसे मैं ही अपनी तरफ से बताता हूँ कि एक वैक्सीन के लगने के बाद लगभग 15,000 पेशेंट्स में से एक किसी को ट्रांसवर्स माइलाइटिस की बीमारी हो गई। ट्रांसवर्स माइलाइटिस मतलब उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कमजोरी आ गई। तो जैसे ही वो कमजोरी आई उन्होंने अपनी पूरी ट्रायल रोक दी। उन्होंने कहा नहीं, हमको पहले रिवैल्यूएट करना, क्योंकि ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस कोई अनोखी बीमारी नहीं है, यह वैसे भी जनरल पॉपुलेशन में होती रहती है और बाई चांस हुआ है या उस वैक्सीन का इफेक्ट है, ये उसको स्टडी करने के बाद ही फिर दोबारा लॉन्च करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वैक्सीन जब भी आएगी, और वैक्सीन का असर हम सब देख ही चुके हैं, खासतौर से जो भी हमारे साथी हैं जो सुनने वाले हैं 30-35 साल से अगर ज़्यादा उम्र के, तो उन्होंने देखा होगा कि कितनी बीमारियां पहले हुआ करती थी, अब कितनी बीमारियां कम होती जा रही हैं। टिटनस के बीमारी लगभग खत्म ही हो रही है। अगर छोटा मोटा इफेक्ट, जैसे आज भी हमको टीके लगवाते हैं तो डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि छोटा मोटा बुखार बच्चे को आएगा, घबराना मत। बल्कि उसमें भी इतना डेवलपमेंट आ गया कि मैं देखता हूँ आजकल जो वैक्सीन लगती है उसमें कई बार ये बोला जाता है कि ये वाली वैक्सीन है, इसमें उसको बुखार आ सकता है, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। दूसरी एक और वैक्सीन लेटेस्ट डेवलप हुई है जिसमें ना तो बच्चे को उतना दर्द होता है ना ही बुखार आता है, बच्चा जाता है और आराम से 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। पहले जबकि वैक्सीन लगा करती थी बच्चों को तो मान के चलते थे कि 3-4 दिन तक रोएगा, उसको बुखार भी आ सकता है, अब वो उसमें भी एडवांसेस हो रहे हैं। तो ये वैक्सीन इस तरह की, तो डरने की जरूरत नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट नहीं, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। इसलिए आप देखिए किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट में सबसे पहले लिखा जा रहा है कि ये साइड इफेक्ट्स हुए और 90% ऑफ देम कंप्लेन पेन लोकल साइट पे, वो तो होगा ही, एक इंजेक्शन तो लग ही रहा है इस तरह के। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें वैक्सीन के बारे में सभी देश बहुत गंभीर रहते हैं। एक कोवैक्स प्रोग्राम है जो
आर्थिक रूप से विकासशील देशों के साथ WHO ने बनाया हुआ, इसमें 63 देश हैं। 63 देश कोवैक्सीन अपना खुद का बना रहे हैं, मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। वो जैसे हो सकता है कि अमेरिका में अगर एक वैक्सीन लगती है तो अमेरिकन में या अमेरिका के रहने वाले यूरोपियंस में वैक्सीन का जो असर आएगा वो हो सकता है कि एशिया के लोगों में या हमारे भारतवर्ष में असर ना हो। तो हमको अपने यहाँ की वैक्सीन भी डेवलप करनी पड़ेगी, हमको यहाँ के फायदे और नुकसान खुद के भी देखने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा सोचना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय 3 कंपनियां बना रही हैं अपने भारत में, इसका दौरा प्रधानमंत्री जी ने किया गुजरात में, पुणे में। उसका कारण है हमारे यहाँ के जो प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ की देश की जनसंख्या वैसे भी 135 करोड़ के आसपास, तो हमारे यहाँ के जो प्लांट्स जितने बड़े हैं कई विकसित देशों में और अच्छे खासे यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में उतने बड़े प्लांट्स हैं ही नहीं। तो अगर इनको अरबों लोगों के लिए वैक्सीन की बनानी है तो उनको हमारे 40,000 करोड़ डोज बनाना है। इसीलिए उनको हमारे देश की जो संरचना है वहां पे जहां पे इतने बड़े प्लांट्स हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर स्टोरेज भी एक बड़ी समस्या, कहा जा रहा है कि इनको -6 to 8 डिग्री में स्टोरेज करना है। हम स्टोरेज कैसे करेंगे? अगर अमेरिका से आ गई तो हम एयरपोर्ट पे कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फिर उसकी चेन, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है वो कैसे डेवलप करेंगे? हमारे पहाड़ियों पर गांव है, 3,000-4,000 फुट ऊंचे पहाड़ों पर हमारे यहाँ गांव है, नीचे हमारे यहाँ बहुत सारे गांव हैं, दूर अंचलों में गांव है जहाँ मोटरसाइकिल तक नहीं आती, पैदल जाना पड़ता है। अशिक्षित, अनपढ़, परंपरावादी लोग हैं जो इस तरह की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। नागालैंड में, कोहिमा वो मंजूरी नहीं करेंगे कि कोई दवाई लें। बहुत ही परेशानियों से भरा ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। ये विविधताएं तो बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, बल्कि ये जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, जो फाइजर की सबसे पहले वैक्सीन आई उसमें तो -70 डिग्री पे मेंटेन करना है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद अपने देश में इस समय उस स्टोरेज में स्टोर करने की कहीं क्षमता है ही नहीं। एनीवे, जो बाकी वैक्सीन आ रही हैं उसमें कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो -8 पे भी मेंटेन हो सकती हैं। एक आध वैक्सीन ऐसी भी आ रही है जिसको कि ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में भी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब सिंपल से जो फ्रीजर तो हमारे लिए तो वही ठीक नहीं, हम तो गर्म प्रदेश है, हमारे यहाँ तो 3 महीने 4 महीने ठंड पड़ेगी, बाकी तो फिर गर्मी पड़ती है। ऐसी रहती है जिसको जैसे उस कंटेनर में से, इसीलिए किसी भी वैक्सीन में कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही उस कोल्ड चेन से वैक्सीन का कंटेनर निकलता है, पोलियो में भी नहीं कर पाते कई बार हम। हमारे यहाँ देखते हैं कि पोलियो के अंदर भी दवाई फेल हो गई क्योंकि वो ठंडा नहीं था और हमने आइस पैक में रख रखा था या फ्रिज के आइस में रख लिया था। राइट, वो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अभी तो खैर काफी गंभीर प्रयास करने ही पड़ेंगे। जब भी ये वैक्सीन आएगी तो जो आपने बोला है कि अभी बात होनी शुरू हो गई कि हम सबको नहीं देंगे, हाई रिस्क पॉपुलेशन को देंगे, तो ये मेरा भी इसमें सोचना यही है कि जब वैक्सीन की एक लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई अगर आती है तो हमको उन्हीं को देना चाहिए जो लोग वास्तव में फ्रंट लाइन पे इनसे एक्सपोज हो रहे हैं या जिनको अभी तक बीमारी नहीं हुई होगी, उनके लिए जिनको आवश्यकता होगी। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता हो, जैसे बहुत छोटे बच्चों में वैक्सीन की आवश्यकता ही नहीं है। बीच में ऐसी भी हम लोगों ने खुद भी वो फैसिलिटी को दिया जिसमें हमने ये देखा कि अगर माता पिता घर में संक्रमित है और घर में से 2 बच्चे, 5 साल का है और एक 2 साल का, तो उनको तो पेरेंट के साथ ही रख दिया। बच्चों को कोई ना तो लक्षण हुए, ना ही उनको कोई गंभीर बीमारी हुई, वो वैसे ही ठीक हो गए। इनमें से कईयों में एंटीबॉडीज भी अच्छी खासी डेवलप हो गई। तो यही मान के चलना चाहिए कि ये वायरस जिन लोगों को गंभीर प्रभावित करेगा उनको सबसे पहले वैक्सीन होना चाहिए ताकि उनमें बीमारी भी गंभीर ना रहे। सर, आप बहुत लंबे समय से मार्च से मरीजों का इलाज कर रहे हो, अब तक लगभग आप 2-4 हज़ार मरीजों को देख चुके होंगे, इलाज कर चुके होंगे, कई अस्पतालों के आप इंचार्ज भी रहे। और हमारे यहाँ भी जो है वो 40,000 के करीब तो मरीज हो चुके हैं, और उससे ज़्यादा अगर हम मान लें तो 4-5-8-7 लाख लोगों के तो टेस्ट हो चुके होंगे। क्या इंदौर में हर्ड इम्यूनिटी या मध्य प्रदेश में हर्ड इम्यूनिटी कितने % लोगों में डेवलप हो गई होगी, आप मानते हैं? देखिए, अपने यहाँ अभी तक इंदौर के क्षेत्र में एक बार जो स्टडी हुई थी उसमें ये देखा जा रहा था कि अप्रैल, मई, जून के बाद जितने इन्फेक्शन हुए होंगे तो जुलाई में लगभग 7-7.5% के आसपास इम्यूनिटी आई थी। उसके बाद से ये देखा जाने लगा कि जो पेशेंट टेस्ट करा रहे हैं उसमें 20 से 22% तक। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अभी जितने तेजी से ये संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है और जो लोग दिवाली के बाद जो सरफेस पे आए हैं, तो मेरे ख्याल से अपने 35 to 40% के आसपास तो इम्यूनिटी आ ही चुकी होगी। ये मैं लोअर साइड में बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा लोगों में हो रहा। अभी जो इन्फेक्शन हम लोग देख रहे हैं इस समय आंकड़ा बहुत बड़ा है, संख्या बहुत बड़ी है। कल रात में 595 है। हाँ बिल्कुल, लगभग 600 के आसपास पहुंच गए। इनमें से जो गंभीर पेशेंट्स हैं इनमें भी गंभीर है, लेकिन इन मरीजों की गंभीरता अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं तो जब 200-400 पेशेंट्स आ रहे थे उसमें जितने गंभीर थे उनकी तुलना में इन 600 पेशेंट्स में से गंभीर मरीजों की संख्या अभी भी थोड़ी कमी है। मतलब लोग बाग अब परिवार में सभी लोग, मतलब ये हल्का वायरस है, अब वायरस हल्का हुआ है
उतने ज्यादा संख्या में गंभीर मरीजों की संख्या नहीं मैंने बढ़ी आपका है। एक स्टेटमेंट पढ़ा था, आपने वायरस का वजन बताया था, वो क्या था कि साइज बताइए। नैनो माइक्रोन की बात करते हैं। नैनो माइक्रोन में यह 30 to 120 नैनो माइक्रोन का वायरस है। मैंने वो जो स्टेटमेंट आप बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए दिया था कि लोग बाग मास्क को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। और जब मास्क मतलब नाक को ढक लेना, तो कई लोग आते हैं जो रूमाल को तिरछा बांध करके घूमते हैं, या महिलाओं को देखता हूँ दुपट्टे को बांध लेती हैं, या एक सिर्फ बुर्के को सामने रख के सोचते हैं कि उन्होंने उसको रोक लिया। मेरा स्टेटमेंट इस तरह का था कि इतने छोटे वायरस को रोकने के लिए आपको कम से कम एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क तो चाहिए। N95 मास्क की जरूरत सामान्य लोगों को नहीं है, लेकिन कम से कम सर्जिकल मास्क जिसमें 3 लेयर्स रहती हैं, जो कि वायरस के प्रवेश को अच्छी तरह से रोक सकता है, वही इसमें कारगर रहेगा। और उसमें भी पूरी नाक यहाँ से लेके ये आपकी ठुड्डी तक ढका हुआ होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए। तो मास्क पहनने का भी अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है, शिष्टाचार है, उसका भी पालन करना जरूरी है। कई बार मास्क के साथ हम लोग जो अलग से मरीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें 2-3 चीजें रहती हैं कि आप भी ध्यान देंगे। कई बार लोग मास्क लगा के रखते हैं और सोशल डिस्टेंस भी उनका खत्म रहता है। बात करते समय हटा के और बात करना शुरू करते हैं, जबकि उनको समझाना ही पड़ता है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, तो मत लगाइए, तो भले ही ना लगाएं, लेकिन बोलते समय तो जरूर लगाएं, क्योंकि इससे थूक उड़ सकता है और ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, थूक के जो कण हैं, वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। ये भी बोलते हैं कि आप अब बदले हुए परिवेश में थोड़ा धीमे बोलने की प्रैक्टिस कर लें। जो जितनी ज्यादा जोर से बोलता है, उसका जो ड्रॉपलेट्स का डिस्टेंस है तो दूर जाके गिरता है। अगर हम धीमे धीमे बात करते हैं तो उसमें ड्रॉपलेट्स की डिस्टेंस कम पे जाता है। हमारे पास ही गिर के ये वायरस बहुत भारी वायरस तो नीचे ही गिरेगा ये, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाता, जा करके सेटल हो जाता है। तो जो जितनी जोर से बोलता है, इसलिए छींक से दूर तक जाता है, खांसने में दूर तक जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग में सीधे बॉडी में चला जाता है। अनावश्यक रूप से नाक पे हाथ लगाने की आदत न डालें। कई लोगों की आदत रहती है वैसे ही हाथ को वैसे ही नाक में उंगली डालते रहते हैं, मुंह में उंगली डालते रहते हैं, इससे बचना चाहिए। ऐसे में मैंने बहुत सफलता पाई कई मरीजों के समझाने। बोलो, वो कहते हैं सर हमको तो आदत ही पड़ी कि मुंह में हाथ फेरना। तो मैं उनसे बोलता हूँ आप दस्ताने पहनना शुरू कर दीजिए। जो लोग दस्ताने पहनना शुरू कर देते हैं तो उनमें एक तो मुंह में हाथ फैलाने की आदत कम हो जाती है, और नाक में उंगली डालने की तो उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो ये भी एक कई साधन अपनी तरह से अपनाए जाने चाहिए। सर, अभी प्राइवेट अस्पताल तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल खाली हैं। क्या इसकी वजह, आप चूंकि कुछ सरकारी अस्पतालों के आप इंचार्ज भी हैं, अभी भी इंचार्ज रहे भी हैं, क्या इसकी वजह ये है कि सरकारी अस्पताल में जो है वो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, या नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों का जो औसत होता है वो ठीक नहीं है, या वहाँ ठीक से देखरेख नहीं होती, क्या वजह है? प्रतीक जी, बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को ही बिलोंग करता हूँ, जो मेरी सोच है, सबसे अच्छा और वैज्ञानिक इलाज पूरी तरह से सही कैलकुलेट करके दिया जाने वाला तो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में ही हो रहा है। एक तो ये कम मरीजों की संख्या इसलिए भी रहती है क्योंकि इस समय मरीज घबराया हुआ है, और घबराए हुए मरीज की एक मानसिकता ऐसी हो गई है कि जहां पर उसका पैसा लगेगा वहां पर उसका इलाज अच्छा होगा। यह एक क्योंकि आप फ्री में इलाज करते हैं, ये उसकी सोच है, जिसको हम हमेशा बोलते हैं, हम लोग हमेशा से समझाते हो, इजीली गेन्ड, फ्रीली गेन्ड इज चीपली वैल्यूड। लोगों को ये लगता है यहाँ क्योंकि उनका एक भी पैसा नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पर शायद स्टैंडर्ड नहीं होगा। दूसरा, कभी कभी यह बीमारी जो कि जिसमें लोग साथ रहते नहीं है, अटेंडेंट्स भी छोड़ के चले जाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं किसी एक ऐसी जगह जमा कर दूं या डिपॉजिट कर दूं जहाँ पे भले ही पैसे लगते रहे, ना कोई और देखने आए, तो कम से कम प्राइवेट में लोग तो उन्हें देख ही रहे होंगे। यह उनकी सोच है। मैं इसको पूरी तरह से खंडन करता हूँ। हमारे यहाँ अगर आपको इंदौर के गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, अगर हम में से किसी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बार भी देखा हो तो शायद मैं आपसे बोल रहा हूं इंदौर का एक भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हमारे उस गवर्नमेंट सेक्टर के बराबर नहीं है। लेकिन वो भी खाली है सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खाली है। उसमें भी जैसे जितने भी जो मरीज हैं वो काफी ज्यादा जा रहे हैं। आप जो लोग वहां रह के आए उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वहां कैसी सुविधाएं रही हैं और क्या क्या फैसिलिटीज मिली। एमटीएच हॉस्पिटल इतना कॉम्पैक्ट है, जहां पर हम लोगों ने पेशेंट्स को बात करने के लिए स्टाफ को टैब्स दिए हैं, वीडियो कॉलिंग करा के बात की जाती है। समस्या ये आ रही क्योंकि इन क्षेत्रों में या इन अस्पतालों में मरीज के पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे, तो उसे एक अंदर से शक होता है कि शायद इन्हें हमारा इलाज भी नहीं मिले। अच्छा, दूसरा, हर व्यक्ति क्या दवाई नहीं, कुछ लोगों ने तो ये शिकायत करी कि साहब वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है बहुत महंगा है, 2500 रुपए का, तो हमको लगाते ही नहीं है। मेरी सोच है, मैं आज के आंकड़े नहीं बता सकता हूं, शायद इस समय कम से कम 80 मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन वहां चल रहा होगा,
और वहां लगाने का न लगाने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां भी मरीज अपने आप ही खरीद के ला रहा है। मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन शासन की तरफ से नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट के ही, मेरे डिपार्टमेंट के 26 डॉक्टर्स HIV कोविड से पॉजिटिव हो चुके हैं, और उनमें से जिनको भी आवश्यकता थी रेमडेसिविर की, सभी ने अपनी तरफ से खरीद के लगवाया है। कुल मिलाकर के हमारे हॉस्पिटल के कम से कम 125 से 150 लोगों को ये इंजेक्शन लग चुके होंगे, और वहां तो जो भी मरीज लेकर के आए लग ही रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक ही मानसिकता है कि लोगों को लगता है कि शासन की तरफ से क्योंकि पैसा नहीं लग रहा है इसलिए वहां पे सेवाएं भी अच्छी नहीं होंगी, और बाकी साफ सफाई, गंदगी, इसकी शिकायत करते कि बाथरूम साफ नहीं होते। सुपर स्पेशलिटी या MTH की जो एकदम नई बिल्डिंग्स है, सुपर स्पेशलिटी तो उसकी तो उद्घाटन ही हमारे कोविड-19 के एपिडेमिक के बाद, पैंडेमिक के बाद हुआ है। MTH की भी शुरुआत उसके बाद ही हुई। एकदम नए बिल्डिंग्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि रहने वाले या वहाँ की फायदा उठा करके आने वाले भी मरीज ऐसी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, जन मानसिकता ऐसी हो सकती है जिसको कि समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टोटल फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो प्राइवेट में हो और वहाँ पर हम लोग क्या नहीं हो रही। खाना भी देते हैं आप? जी हाँ, खाना भी देते हैं। खाना मिलता है, खाना अच्छा खासा मिलता है। और जैसे कि बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में खाने के लिए जो भी सिस्टम होगा वो तो अलग है। हमारे यहाँ के जो MTH, MRTB और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें तो शासन की तरफ से और NGOs के सपोर्ट से खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स वहाँ पोस्टेड रहते हैं अंदर, वो भी कई बार जब उसको खाने को अपने समय पर चेक करते हैं तो उनका कहना है कि उसमें गुणवत्ता में कोई कमी नहीं। डॉक्टर साहब, आप एक लंबे समय से इलाज करते हुए, आप क्या, आपके इनर अंदर से क्या भावना आ रही है, या आपको क्या अंदाज हो रहा है कि ये कब तक हम इससे बाहर आ जाएंगे? ये कोविड महामारी, अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, दूसरा कोई विषय नहीं उठ पा रहा है दिमाग में, सुबह से लेकर रात तक अखबारों, समाचार, TV चैनल्स, कोविड। कब सामान्य स्थिति आएगी जब हम वापस अपने वैसे ही जीवन जी पाएंगे जो मार्च के पहले जीते थे? दरअसल ये बीमारी बहुत ही अनूठी है, क्योंकि इसने सबको रोक दिया है। जो लोग सामान्य रूप से जिनका काम था या जिनका व्यवसाय चलने फिरने का था, घूमने का था, मूवमेंट्स थे, या जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती थी, वो सब ब्लॉक हो गया। रुकावट वहाँ भी हुई। हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर आया लोगों को बचा के रखने का, और साथ ही खुद ही बचा के रखने का। तो ये तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि इस समय सभी लोग बुरी तरह से थक चुके हैं। अब वो स्पेंट अप सिंड्रोम्स की तरह से हम लोगों को अलग तरह से एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो अभी इस समय बढ़ा हुआ संख्या आ रही है, जिसमें कि हम मान के चलें कि 35 to 40% लोगों को इम्यूनिटी आ चुकी होगी, अगर यही इम्यूनिटी अपनी तरह से बढ़ती जाए, ये 50-60% के आसपास आ जाए, तो शायद 15 से 20 दिन में इन मरीजों की संख्या और कम होगी। तब तक अगर वैक्सीन आ जाती है तो बचे हुए लोगों में भी उससे भी इम्यूनिटी आ जाए, तो जहां 70% का टारगेट सोसाइटी में आ जाता है कि 70% लोगों को कोरोना हो चुका होगा और वो ठीक हो गए होंगे, उसके बाद फिर सामान्य रूप से जिंदगी बिताई जा सकती है। मेरी व्यक्तिगत सोच है, शायद जनवरी-फरवरी तक वो नौबत आ जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीपी पांडे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कीमती, मूल्यवान जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी है। आपके शब्दों पर पूरा विश्वास करते हुए हम ये कामना करते हैं कि जनवरी फरवरी, बल्कि उससे पहले भी हम जल्दी से इसको पार पा जाए, हमारा वैसे ही जीवन शुरू हो जाए जैसे मार्च के पहले था, कोविड आने के पहले था। ये सही है कि हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, और वैक्सीन को लेकर भी डॉक्टर पांडे ने बहुत सारी महत्वपूर्ण हमको जानकारियाँ दी हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो दी है वो ये दी है कि सरकारी अस्पताल में सबसे बेहतर, सबसे वैज्ञानिक और सबसे अच्छा इलाज हो रहा है। घबराइए मत, विश्वास कीजिए हमारे सरकारी सिस्टम पर। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं, खूब पैसा खर्च करें तो ही आपका अच्छा इलाज होगा। आप अगर इंदौर के तीनों सरकारी अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी में, MTH में और MRTB अस्पताल में जाते हैं तो बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और वैज्ञानिक स्तर का इलाज आपको मिलेगा। अच्छा खाना मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी। जैसा कि डॉक्टर पांडे कह रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से बेहतर है। तो अपने सिस्टम में, अपने सरकार में, अपनी व्यवस्था में भरोसा रखिए, क्योंकि आपका ही भरोसा डॉक्टरों का और सिस्टम का हौसला बढ़ाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।